नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी आपने कुछ दिनों पहले पंजाब नेशनल स्कैम के बारे में सुना होगा। पंजाब नेशनल बैंक में कुछ घोटाला हुआ है, उसके बारे में सुना होगा। तो आज पीएनबी स्कैम का ए टू जेड बहुत आसान और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ जो किरदार हैं, एक्टर्स हैं या विलेन्स हैं यानी गुंडे हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन है, उनके नाम देख लेते हैं। तो देखो, ये जो घोटाला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक की एक ही शाखा में हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसका मुंबई में एक बराड़ी हाउस नाम से एक ब्रांच है, वहां पे एक घोटाला हुआ है पीएनबी की। उसमें जो मुख्य मुख्य जो विलेन है वो है, एक तो नीरव मोदी नाम का, ये हीरो का और ज्वेलरी यानी आभूषणों का व्यापारी है। उसके साथ में दो तीन नाम आते हैं, ये इसका भाई है निशाल मोदी, ये इसकी पत्नी है एमी मोदी, और ये इसका मामा है मेहुल चौकसी। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुंडा है जो इसमें मेन विलेन का काम करेगा। इधर की साइड में पीएनबी बैंक जो है बराड़ी हाउस में जो ब्रांच है, उसमें भी वो दो विलेन है जो इसका साथ देंगे इस पूरे घोटाले में। तो उनमें से एक है गोकुलनाथ शेट्टी जी और एक है मोहन खराट जी। जी लगा के बोल रहा हूँ, गुड्डे हैं वैसे तो। हाँ, तो इसमें दो व्यक्ति हैं, गोकुलनाथ शेट्टी जी और मोहन खराट जी, ये पीएनबी बैंक के अंदर काम करते हैं। और इधर की साइड में नीरव मोदी, जो कि अपने आभूषण का और अपने हीरे का व्यापार करता है। नीरव मोदी के बारे में जान लीजिए, इनकी दो तीन कंपनियों के नाम है। एक सोलर एक्सपोर्ट है, एक डायमंड आरयू नाम से कंपनी है, एक स्टेलर डायमंड, ये इनकी कंपनियों के नाम है। मेहुल चौकसी जो है इनके मामा है और इनकी भी एक कंपनी है गीतांजलि नाम से। अब ये समझने से पहले बैंकिंग के कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है बायर्स क्रेडिट यानी खरीदार की साख, उसके बाद में होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसे बोला जाता है जिम्मेदारी का पत्र, और एक होता है नेस्ट्रो अकाउंट। अभी मैं आपको पूरा मैप में इन सारी चीजों को क्लियर करता हूँ। ये याद रखना, एक ही ब्रांच में हुआ है, बराड़ी हाउस की ब्रांच में हुआ है, सिर्फ एक ही ब्रांच के थ्रू ये सारा घोटाला किया गया है। अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि नीरव मोदी नाम का एक व्यापारी है, अपने भारत में व्यापार करता है हीरे का और आभूषणों का, हीरे का, डायमंड का और आभूषण यानी ज्वेलरी का। अब वो क्या करता है कि बाहर से हीरा मंगाता है और अपने भारत में तराश के भारत में ही बेचता है। उसके बाहर भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन भारत में अगर उसे हीरा मंगाना है तो बाहर से कहीं ना कहीं से मंगाता है। तो उसने स्टॉक किया, यहाँ पे देखिए ये हांगकांग है, चीन का एक स्वायत्त प्रदेश है हांगकांग। वैसे तो अलग देश नहीं है, चीन का ही एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, चीन का ही हिस्सा माना जाता है, फिर भी अर्ध स्वायत्त है। तो ये हांगकांग में, और यहाँ पे अपना नीरव मोदी बैठा है, ये मुंबई है। यहाँ पे मुंबई में दो व्यक्ति हैं, एक नीरव मोदी है और एक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है। अब जब इसे हांगकांग से हीरे मंगाने हैं, यहाँ से हीरे मंगाने हैं, इसे आयात करने हैं हीरे यहाँ इंडिया के लिए। अब ये आयात करेगा तो इसके साथ साथ में उधर की साइड में रुपए भी देने पड़ेंगे जिस व्यक्ति से वो रुपए ले रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है एक्स नाम से, वो उससे वो हीरे खरीद रहा है और आयात करने के बाद में उसको रुपए देने पड़ते हैं। तो आयात करने से पहले ही देने पड़ते हैं, यहाँ से जब भी माल शुरू हो जाएगा, यहाँ से माल आना शुरू होगा, उसी समय तक उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें एक प्रोसेसिंग होती है कि वो जो विदेशी लोग होते हैं वो रुपयों में रुपए रुपए जो करेंसी है उसमें अपना पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि रुपए क्या है, फुली कन्वर्टिबल नहीं है। मतलब आप उन्हें रुपए दे दोगे तो उसे पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वो डॉलर में। तो इसलिए इसे नॉर्मली आपको डॉलर में ही देना पड़ता है। तो डॉलर में देने के लिए दो तरीके हैं। इस व्यक्ति की, ये जो अपना नीरव मोदी है, इस व्यक्ति की अपने इंडिया में कहीं पे भी कोई बैंक में अपना अकाउंट होगा, उस बैंक के पास में जाएगा और उस बैंक को रुपए दे देगा। मान लीजिए कि बात चल रही है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए का चल रहा है ये जाएगा मुंबई की ब्रांच में। नीरव मोदी जो जाएगा मुंबई की ब्रांच में जाएगा और वहां जाके पीएनबी ऑफिशियल से बोलेगा कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं। वहां पे पहुंचाने के बाद में आपकी जो भी बैंक अकाउंट होगा वहां पे उसको डॉलर में रुपए दे दूंगा। यहाँ से मुंबई से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी 100 करोड़ रुपए इसने इसको दे दिए, और ये 100 करोड़ रुपए का बैंक जो है अपने हांगकांग वाली बैंक को ट्रांसफर कर देगी डॉलर्स में। तो वहां पे वो डॉलर्स में सीधे सीधे रुपए दे दिए जाएंगे। अब ये तो तरीका हो गया कि नीरव मोदी खुद रुपए लेके जाए और उस बैंक को दे दे, तो सीधा सीधा ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि लोन ले ले वो, उसके पास खुद के पास में पैसे नहीं है तो वो लोन लेगा। लोन लेने के लिए उसे बायर्स क्रेडिट नाम से मैंने एक शब्द बताया है, बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट का मतलब होता है कि ये नीरव मोदी इस बैंक के पास में जाएगा, बैंक से बोलेगा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं वहां से हीरा आयात कर रहा हूं, मुझे अभी के लिए लोन चाहिए, और आपकी अगर उस देश में ब्रांच है तो आप मुझे लोन दिलवा दीजिए। पीएनबी बोलता है कि भाई साहब हमारी कोई ब्रांच नहीं है हांगकांग में, पीएनबी की कोई ब्रांच है ही नहीं हांगकांग में। तो दूसरा टर्म आता है, एक नया टर्म आता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना। तो ये नीरव मोदी जो है ये पीएनबी वाली बैंक से बोलेगा कि भाई साहब आप ऐसा कीजिए कि मेरी जिम्मेदारी ले लीजिए, मुझे एलओयू दे दीजिए 100 करोड़ रुपए का। कितने का? 100 करोड़ रुपए का। मैं उस एलओयू को वहां पे जो भी बैंक होगी, जिस भी बैंक के लिए आप एलओयू देंगे, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, अपने इंडिया की एक्सिस बैंक है, इलाहाबाद बैंक है,
तो मैं उस एलओयू को उन बैंकों को दे दूंगा और वो बैंक हमारे लिए रुपया दे देंगे और रुपए को उस व्यापारी को पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक एलओयू होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी जिम्मेदारी लेना। लेकिन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरीके से लोन ही होता है। अब जब लोन लेने जाते हो तो लोन लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ जमा कराना पड़ता है। मतलब आप या तो कुछ गिरवी रखोगे, खेती के कागज, या आपके मकान के कागज, या आपके पास में कोई बड़ी संपत्ति है, दुकान के कागज, जो भी है वो आपको गिरवी रखना पड़ता है। अब खेल शुरू होता है यहीं पे। ये जो गिरवी रखने का जो होता है ना, एसेट गिरवी रखने का जो सामान होता है, ये नीरव मोदी खेल शुरू करता है और वो दो व्यक्तियों के साथ मिलकर शुरू करता है। पंजाब नेशनल बैंक में दो व्यक्ति हैं, गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खराट नाम से। ये नीरव मोदी दोनों व्यक्तियों को, गोकुलनाथ शेट्टी को और मनोज खराट को, रिश्वत देता है और उनसे बोलता है कि भाई साहब मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं आपको कोई कागज नहीं दे सकता, आप बस सीधा सीधा एलओयू मुझे रिसीव कर दीजिए, एलओयू मुझे दे दीजिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए। वैसे तो ऑफिशियल्स कारण यही है कि आपको पहले वहां पे जाके कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, बैंक के नियमों का फायदा उठाते हैं। बैंक में एक स्विफ्ट नाम से मैसेजिंग सिस्टम होता है। ये जब एलओयू जारी करते हैं उसके बाद में स्विफ्ट नाम का एक सिस्टम होता है जिसे बोला जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक एंड फाइनेंस टेलीकॉम। यानी यहाँ पे जब एलओयू जारी किया जाएगा इस जगह पे, तो यहां से एक मैसेज बैंक के द्वारा, सीधा बैंक के द्वारा यहाँ की जो इलाहाबाद बैंक है या एक्सिस बैंक है उसको भेज दिया जाएगा कि हमने इस व्यक्ति के लिए एलओयू दे दिया है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिम्मेदारी हमने ले ली है। अब आप यहाँ पे दो बैंक हैं, एक्सिस बैंक है और इलाहाबाद बैंक है। अब आप इस व्यक्ति के लिए वहां पे 100 करोड़ रुपए दे सकते हो। यानी जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं, हम पीएनबी वाले ले रहे हैं। अगर ये व्यक्ति रुपए बाद में आपको जमा नहीं कराता है, इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में रुपए जमा नहीं करता है, तो जिम्मेदारी हमारी है, ये व्यक्ति नहीं कराएगा नीरव मोदी, तो हम जमा कराएंगे। यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किसने ले लिया, पीएनबी बैंक ने ले लिया। गिरवी रखा है, कुछ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिनको घूस दे दी गई है और उन्होंने कोई भी कागजात अपने पास में नहीं रखा है। तो उन्होंने पीएनबी के सारे सिस्टम को हैक करके, उनका एक होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसमें उस एलओयू के कागजातों को नहीं रखा, एलओयू को उसमें पहुंचाया ही नहीं, और स्विफ्ट से सीधा सीधा अपने आधार पे स्विफ्ट से सीधा सीधा मैसेज भेज दिया, बैंक के मेन ब्रांच को पता भी नहीं चलने दिया। तो यहाँ पे घोटाला होता है गोकुलनाथ शेट्टी के द्वारा और मनोज खराड़ के द्वारा, जो कि अपने नीरव मोदी से रिश्वत ले लेते हैं। तो इस तरीके से 2011 से और 2018 तक लगातार नीरव मोदी के लिए एलओयू जारी किए जा रहे थे, बिना किसी गिरवी रखे हुए के, बिना किसी सामान अपने पास में रखे हुए। तो कुल मिला के 150 से ज्यादा एलओयू जारी किए गए थे और उन 150 एलओयू में यहां से करीब बताया जा रहा है 11,400 करोड़ रुपए नीरव मोदी ने वहां पे इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक में से जाके निकाल लिए थे। अब इसका पता कैसे चलता है, होता यह है कि ये जो मैंने बताया था, बैंक का जो ऑफिशियल है गोकुलनाथ शेट्टी का रिटायरमेंट हो जाता है पिछले साल मई 2017 में। अब इस गोकुलनाथ शेट्टी की जगह कोई नया व्यक्ति आ जा रहा है, ए व्यक्ति। अब नीरव मोदी जी जाते हैं बैंक में 16 जनवरी के आसपास में, बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके बोलते हैं कि भाई साहब हमें एलओयू चाहिए इतने करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का एलओयू चाहिए, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जैसे कि जिसमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन अब तक उसने कुछ गिरवी नहीं रखा। अब ये नया व्यक्ति आ गया, ये बोलता है भाई साहब लाओ मुझे कागज दो, जो जो सामान आपको गिरवी रखना है वो मुझे दे दो। ये बोलता है नहीं, हमने तो आज तक कभी रखा ही नहीं है, हम तो बिना गिरवी रखे ले रहे हैं। अब ये इसकी समझ में आ गया कि यार बिना गिरवी रखे कैसे हो सकता है, बिना गिरवी रखे तो कोई काम हो ही नहीं सकता। आपको पहले वहां पे कुछ ना कुछ एसेट रखना पड़ेगा, तभी तो बैंक कुछ लोन देगी या बैंक कुछ जिम्मेदारी लेगी। एलओयू का मतलब यही हो रहा है कि बैंक जिम्मेदारी ले रही है दूसरी बैंक से कह के कि आप रुपए दे दो, अगर ये व्यक्ति रुपए नहीं देगा तो मैं रुपए दूंगी, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ में पूरे रुपए लूंगी। तो यहाँ पे इस गोकुलनाथ की जगह जो दूसरा ऑफिसर आया उसने बोल दिया ये तो हो ही नहीं सकता। उसने नीरव मोदी ने बोल दिया कि यार हम तो पिछले 7-8 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। बैंक अधिकारी का दिमाग खिसक गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसने पूरे कागजात छाने तो उसमें देखा कि मेन कागजों में तो कहीं एलओयू लिखा नहीं है और ये व्यक्ति वहां से पीएनबी के नाम पे रुपए ले रहा है। तो वहां से पता चलता है कि ये कोई बहुत लंबा घोटाला चल रहा था, 2011 से चल रहा था। तो घोटाला का पता चलने से पहले ही नीरव मोदी अपने इंडिया से भाग चुका था। उसका भाई भी, उसकी पत्नी भी और उसके मामा भी सभी इंडिया से भाग चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई को केस दे दिया है, इन सभी लोगों के खिलाफ में फ्रॉड का केस लगवा दिया है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है गोकुलनाथ और मनोज खराट, इनके खिलाफ भी केस लगा दिया गया। सीबीआई ने छानबीन शुरू कर दिया तथा एक प्रवर्तन निदेशालय होता है जो इन बिजनेस वाले मामलों पे ध्यान रखता है। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नीरव मोदी के जितने भी स्थान हैं उन पे छापा पड़ा है और करीब करीब माना जा रहा है कि 5100 करोड़ रुपए की संपत्ति को उन्होंने सीज कर दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा घोटाला है। इसमें मेन जो आरोपी हैं नीरव मोदी है, दूसरी साइड में पंजाब नेशनल बैंक है। नीरव मोदी बिना किसी गिरवी रखे हुए इन दो व्यक्तियों की सहायता से
एलओयू जारी कराता है और एलओयू जारी करा के विदेश में जाके वो पैसा निकालता है, विदेश में जाके पैसा निकालता है। और ये पिछले 7 साल से चलता आ रहा है। जब ये व्यक्ति रिटायर हो जाता है तब जाके इस घटने का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पीएनबी में घोटाला हुआ हो या बैंकों में घोटाला हुआ, इस तरीके से घोटाले चलते रहते हैं। नीरव मोदी, ये नाम आपने नया सुना है, कुछ समय तक बहुत ज्यादा हाई तौबा रही, 4-5 दिन तक मीडिया में कवरेज छपा रहा, नीरव मोदी जाके बाहर चला गया। इस तरीके से पहले भी आपने सुना होगा विजय माल्या का नाम, वो 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया था। ललित मोदी जो अपनी वसुंधरा राजे का खास फ्रेंड है, वो भी बहुत सारा घोटाला करके निकल चुका है यहाँ से और विदेशों में चक मजे की जिंदगी जी रहे हैं। तो इनका कुछ हो सकता है आगे आने वाले समय पे? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। ये अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जिएंगे, बाहर रहेंगे। मैं वैसे तो मोदी जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन इन चीज़ों के मामले में मैं मोदी से अपोज करता हूँ क्योंकि वो सही ढंग से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मोदी जी के पास में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि वो चाहें तो आज आज इसी समय विजय माल्या की कॉलर पकड़ के भारत में खींच के ला सकते हैं, ललित मोदी को जबरदस्ती खींच के ला सकते हैं, चाहे तो नीरव मोदी को खींच के मंगवा सकते हैं या लेके आ सकते हैं। लेकिन इंटेंशन नहीं होता सरकार का, तो ये सारी चीजें मतलब ये बोल दिया जाता है कि प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस से होगा काम। अगर चाहे सरकार, अगर चाहे तो सरकार के पास पावर इतनी होती है कि सभी देश सरकार की हर बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। कि भारत इस समय कोई छोटा मोटा देश है नहीं, भारत बहुत पावरफुल देश है इस समय। भारत अगर बोले जिस देश में भी वो नीरव मोदी है वहां पे इंटरपोल के थ्रू पूरा अगर एक्शन लेना चाहे तो सब कुछ संभव है। लेकिन अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ हो जाएगा। वैसे सीबीआई और ईडी ने मिलकर उनके नीरव मोदी के 5100 करोड़ रुपए पे छापा मार लिया है, वो सीज कर दिया है, लेकिन उससे क्या होने वाला है? वो तो 10,400 करोड़ रुपए का घोटाला करके भाग गया। उसके साथ में जैसे ही उस घोटाले को एक्सपोज हुआ, उसके बाद में पीएनबी का जो शेयर मार्केट में जो उनके शेयर के दाम थे वो गिर गए, तो पीएनबी को कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी को डूबने तो दिया नहीं जा सकता, इस बैंक को डूबने तो नहीं दिया नहीं जा सकता। तो अब ये जो 11,000 करोड़ रुपए ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे हमारे और तुम्हारे टैक्स पेयर्स के पैसे से। सरकार इनके लिए सपोर्ट करती है। बैंकिंग पे एनपीए का ही पहले से खर्चा चल रहा है। सर बैंकों पे पहले से ही एनपीए चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिन्हें बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्तियां। मतलब ऐसा होता है कि कुछ एक लोग लोन लेते हैं, कंपनी खोलते हैं, कंपनी में चल जाएगी तो वो लोन वापस दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत बार वो कंपनी फेल हो जाती है, अब उनके पास में लोन देने के लिए रुपए नहीं बचे, वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं कि हमारे पास रुपए देने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें गिरफ्तार कर लो यार। तो नहीं, वो अपने देश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा ही अपने बहुत सारा बैंकों पर बहुत ज्यादा 3 लाख करोड़ के आसपास में एनपीए चल रहा है इस समय ज्यादातर बैंकों पर। सरकार ने अभी पिछले साल ही 85,000 करोड़ रुपए दिए थे एनपीए को खत्म करने के लिए। उनमें से पीएनबी के खाते में आए थे 5600 करोड़ के आसपास। अब 5600 करोड़ तो पुरानी वालों के लिए आए थे सरकार की तरफ से, और इसमें 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला ये करके भाग गए। तो अब पता नहीं सरकार को फिर से दोबारा से इन्हें रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, पुणे से रुपए देने पड़ेंगे और ये पैसा आएगा हमारा और आपकी संपत्ति से। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।